ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस छानबीन में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम हर पल हर सेकंड करते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद ही कभी ठहर कर सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे खुद के दिमाग की। हाँ, दिमाग एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। मेरे पास एक पेपर था इस टॉपिक पर, MPC 001 ब्लॉक 1 यूनिट 1.pdf, और आमतौर पर ऐसी चीजें पढ़ने में थोड़ी ड्राई लग सकती हैं। काफी डेंस एकेडमिक मटेरियल होता है ये सब। होता है, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से पढ़ा तो समझ आया कि इसके अंदर हमारे खुद के दिमाग के ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस छानबीन का मुख्य उद्देश्य उन सभी सुनने वालों के लिए इस जटिल विषय को आसान बनाना है जो नई चीजें सीखने के शौकीन हैं। हम एकेडमिक शब्दों के बोझ तले दबना नहीं चाहते। सही अप्रोच है। आखिर ये समझना जरूरी है कि इंसानी दिमाग कैसे देखता है, सीखता है, और सबसे जरूरी बात कि सोचता कैसे है। एग्जैक्टली। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी विलियम जेम्स के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट से। उन्होंने कहा था कि दिमाग और दुनिया एक साथ विकसित हुए हैं और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। ये लाइन अपने आप में मुझे काफी गहरी लगी। बहुत गहरी है। अगर हम इसको थोड़ा विश्लेषण के साथ देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से किसी खाली जगह में बन गई हो। ये इस भौतिक दुनिया के साथ साथ इवॉल्व हुआ है जिससे हम यहाँ सरवाइव कर सकें। यानी एक तरह का म्यूचुअल फिट बन गया है दोनों के बीच। हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसी बात की स्टडी करती है कि हमारी अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाएं फंक्शन कैसे करती हैं, और सदियों से इंसान अपने ही दिमाग को समझने के लिए उत्सुक रहा है, क्योंकि हमारा जो भी व्यवहार होता है वो सीधे तौर पर इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस का नतीजा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम इन प्रोसेसेस को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं तो लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे साथ रोज होता है। जैसे उस एकेडमिक दस्तावेज में काफी अच्छा एग्जाम्पल था। टाइपो वाला एग्जाम्पल? हाँ, वही। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट ईमेल 3-4 बार पढ़ती हूँ, मुझे लगता है सब ठीक है और मैं सेंड दबा देती हूँ, और जैसे ही वो सेंड होता है मुझे उसमें एक आसान सी स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाती है। ऐसा क्यों होता है कि दिमाग उस गलती को पहले इग्नोर कर देता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इसे पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। असल में दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। जब पढ़ा जाता है तो दिमाग एक एक लेटर को अलग अलग प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो पूरे शब्द को एक शेप या पैटर्न की तरह देखता है। ओह अच्छा, तो मतलब दिमाग शेप पहचानता है, स्पेलिंग्स नहीं। बिल्कुल। अगर बीच का कोई लेटर मिसिंग भी है तो दिमाग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस खाली जगह को ऑटोमेटिकली भर देता है। उसकी प्रायोरिटी स्पीड और मीनिंग निकालना है, ना कि उस वक्त प्रूफ रीडिंग करना। जब दिमाग का यह ऑटोमेटिक सिस्टम फेल होता है तब जाकर हमें अपनी गलती का एहसास होता है। ये सच में थोड़ा अजीब लगता है। दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो मिसिंग चीजों को खुद भर रहा है, पर एक बेसिक टाइपो नहीं पकड़ पा रहा। दरअसल हम अपने दिमाग की इन प्रक्रियाओं पर तब तक ध्यान ही नहीं देते जब तक ये फेल ना हो जाए। और सच कहूं तो यही फेलियर्स मनोविज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल बनते हैं। इन्हीं से समझ आता है कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एक और सिचुएशन देखते हैं जो बहुत आम है। किसी लेक्चर को सुनते हुए एक ही वक्त पर नोट्स लेने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? ऐसा लगता है दिमाग थक गया है पूरी तरह से। ये सीधे तौर पर अटेंशन या ध्यान का विषय है। हमारे दिमाग की जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है, एक बैंडविड्थ होती है। दिमाग एक ही वक्त पर 2 कॉम्प्लेक्स टास्क पर फुली फोकस नहीं कर सकता। वो बस सुनने और लिखने के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। और उस स्विचिंग में एनर्जी लगती होगी। एग्जैक्टली। उस तेजी से स्विच करने में मेंटल एनर्जी खर्च होती है, इसलिए थकान महसूस होती है। एक और एग्जाम्पल जिसने मुझे काफी रिलेट करवाया वो मेमोरी के बारे में था। मान लीजिए किसी ने कोई फोन नंबर बताया, जब तक उसे डायल न कर लिया जाए हम दिमाग में उसे बार बार दोहराते रहते हैं, और अगर उस बीच कोई टोक दे या टाइम पूछ ले तो वो नंबर दिमाग से पूरी तरह उड़ जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एकदम क्लासिक उदाहरण है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में डेटा बहुत ही कम समय के लिए रुकता है, शायद 20 या 30 सेकंड, और जैसे ही कोई नया सेंसरी सिग्नल आता है वो पुरानी इंफॉर्मेशन को ओवरराइट कर देता है। जैसे किसी पुरानी फाइल पर नई फाइल सेव कर दियो। सही पकड़ा है, वो पुराना डेटा वहां से डिलीट हो जाता है। एक चीज और जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी, कभी-कभी किसी पजल को सॉल्व करते वक्त बहुत दिमाग लगाने पर भी हल नहीं निकलता, फिर उससे छोड़कर ब्रेक ले लो
और अचानक से उसका हल दिमाग में पॉपअप हो जाता है। नोट्स में इसे इंक्यूबेशन इफेक्ट कहा गया है। हाँ, इंक्यूबेशन इफेक्ट काफी पावरफुल मैकेनिज्म है। कॉन्शियस लेवल पर भले ही आप उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोच रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स उस पर अभी भी काम कर रहे होते हैं। दिमाग उन रुकावटों को हटा रहा होता है जो ओवर थिंकिंग की वजह से बन गई थी। यानी दिमाग बैकग्राउंड टैब में खुला हुआ था और प्रोसेस कर रहा था। बिल्कुल। और जब उसे सही कनेक्शन मिल जाता है तो वो अचानक से सॉल्यूशन को कॉन्शियस मेमोरी में भेज देता है। एक आखिरी एवरीडे एग्जाम्पल जो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, वो परसेप्शन से जुड़ा था। सर्दियों में जब धुंध या फॉग होती है तो चीजें अपनी असल दूरी से ज्यादा दूर क्यों लगती हैं? दिमाग ये धोखा क्यों खाता है? ये परसेप्शन यानी अनुभूति का मामला है। दरअसल हमारी आंखें और दिमाग दूरी को नापने के लिए लाइट के कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉग की वजह से लाइट स्कैटर होती है और पास की चीजों का कॉन्ट्रास्ट भी कम हो जाता है। तो दिमाग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कम है, इसका मतलब चीज बहुत दूर होगी। ओह, ये तो सच में विजुअल धोखा है। और फॉग में ओवर स्पीडिंग का यही कारण होता होगा, क्योंकि लोगों को लगता है गाड़ियां बहुत दूर है। सही कहा। इसीलिए ये धोखा खतरनाक भी हो सकता है। तो इन सब उदाहरणों को सुनकर लगता है कि इस मशीनरी में इतने अलग अलग पुर्जे हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बताया गया है कि इसके लगभग 12 मुख्य रिसर्च क्षेत्र हैं। हाँ, 12 मुख्य डोमेन्स हैं जो दिमाग के अलग अलग कामों को स्टडी करते हैं। हम उन सब पर तो नहीं जा सकते, पर हम कुछ सबसे रोचक क्षेत्रों पर जरूर फोकस करेंगे। जैसे एक डोमेन है भाषा और अनुभूति, यानी लैंग्वेज और परसेप्शन। ये काम कैसे करता है? अगर आप सोचें तो पढ़ना कोई आम बात नहीं है। जब कोई टेक्स्ट देखा जाता है तो असल में सिर्फ पेपर या स्क्रीन पर कुछ मीनिंगलेस रेखाएं और कर्व्स होते हैं। हाँ, टेक्निकली तो वो बस आकार हैं। पर दिमाग 1 सेकंड के कुछ हिस्से में उन मीनिंगलेस लाइंस को पहचानता है, उनसे अर्थ निकालता है और एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है। ये भाषा और अनुभूति का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। कमाल है। एक और एरिया जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर एक बेहतरीन उदाहरण दिया था स्रोत में। मान लीजिए हमने घड़ी में देखा कि रात के 10:42 हो गए हैं। राइट, वो सिर्फ एक बाहरी सिग्नल है। हाँ, बस एक विजुअल डेटा। लेकिन उसे देखते ही अचानक अंदर से एक ख्याल आता है कि बहुत देर हो गई है, अब चैप्टर खत्म करके सो जाना चाहिए। ये ब्रिज कैसे बनता है? यही तो चेतना है। एक बाहरी विजुअल या सेंसरी सिग्नल जब आपके अंदर एक इंटरनल स्टेट या मीनिंग पैदा करता है और आप उस मोमेंट में अवेयर होते हैं अपने अस्तित्व और एनवायरनमेंट को लेकर। ये समझना सच में दिलचस्प है। तीसरा डोमेन जो मुझे बहुत रोचक लगा वो है इमेजिनेशन, यानी कल्पना या चित्राणा। अगर मैं अभी आंख बंद करके अपने पड़ोस के मार्केट तक जाने का रास्ता सोचूं, तो मेरे दिमाग में सड़कों और इमारतों का एक पूरा नक्शा बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक नक्शा कहते हैं। हमारा दिमाग अपने आसपास की दुनिया की एक स्पेशल मेमोरी बना लेता है। लेकिन यहाँ इस चीज का महत्व समझना जरूरी है कि इंसानी प्रोसेसिंग की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। कैसी लिमिट? जिसे हम ओवरलोड कहते हैं। जब एक ही वक्त में बहुत ज्यादा सेंसरी सिग्नल्स आते हैं, काफी आवाजें, विजुअल्स, कॉम्प्लेक्स रास्ते, तो ओवरलोड की स्थिति पैदा होती है जिससे परफॉर्मेंस गिर सकती है, दिमाग फ्रीज हो सकता है। ये पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, पर क्या इंसान हमेशा से जानता था कि दिमाग इस तरह से कॉम्प्लेक्स काम करता है? मुझे लगता है इसका इतिहास बहुत दिलचस्प होगा। इतिहास काफी हैरान करने वाला है। प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के लोग और यहाँ तक कि ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल भी मानते थे कि ज्ञान और समझ दिल में होती है। उनके हिसाब से दिमाग का काम अलग था। वेट, मतलब एरिस्टोटल जैसा महान दार्शनिक भी दिमाग के इम्पोर्टेंस को नहीं समझता था? नहीं, हालांकि उन्हीं के दौर में प्लेटो का मानना था कि ज्ञान और विचार दिमाग में होते हैं, पर शुरुआती दौर में इस पर बहुत बहस थी। फिर मॉडर्न साइकोलॉजी में हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या सीधे कॉग्निटिव साइकोलॉजी शुरू हो गई थी? बिल्कुल नहीं। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में मनोविज्ञान में एक अलग ही दौर चल रहा था जिसे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद कहा जाता था। उन लोगों ने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। मतलब उन्होंने दिमाग को स्टडी करना ही छोड़ दिया? हाँ, एक तरह से। उनका फोकस सिर्फ बाहरी व्यवहार पर था। वो मानते थे कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है और उसके अंदर झांकना साइंटिफिक नहीं है क्योंकि हम थॉट्स को देख नहीं सकते। उनका फॉर्मूला बस ये था कि एक स्टिमुलस दो और देखो इंसान या जानवर क्या व्यवहार करता है।
अंदर के मेमोरी और अटेंशन जैसे टॉपिक्स को उन्होंने अनसाइंटिफिक मान लिया था। ये तो सच में अजीब लगता है। एक पूरा फील्ड इस बात को इग्नोर कर रहा था कि हम सोचते भी हैं। तो फिर कहानी में ट्विस्ट कब आया? ट्विस्ट आया 1932 में, जब एडवर्ड टोलमन नाम के एक वैज्ञानिक ने चूहों पर रिसर्च की। बिहेवियरिस्ट का मानना था कि चूहे मेज यानी भूल भुलैया में रास्ता सिर्फ फिजिकल आदत या मसल मेमोरी से याद करते हैं। टोलमन ने मेज का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो अगर बिहेवियरिज्म सही था तो चूहों को अटका रहना चाहिए था वहां पर। एग्जैक्टली, पर चूहों ने तुरंत एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया। टोलमन ने बताया कि चूहे सिर्फ रास्ते नहीं रटते, बल्कि अपने दिमाग में उस जगह का एक भुला कॉग्निटिव मैप बनाते हैं। मतलब उनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा था जो बाहर से नहीं दिख रहा था। चूहों ने लिटरली बिहेवियरिज्म की नींव हिला दी। क्या उस दौर में और भी किसी ने ऐसा ब्रेक थ्रू किया था? हाँ, उसी साल सर फ्रेडरिक बॉटलेट ने भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया जिसे स्कीमा कहते हैं। बिहेवियरिस्ट लोग मेमोरी टेस्ट करने के लिए बेतुके और मीनिंगलेस शब्दों का इस्तेमाल करते थे, पर बॉटलेट ने बताया कि मेमोरी को समझने के लिए अर्थपूर्ण किस्से, कहानियों का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे लोग असल जिंदगी में कहानियां याद रखते हैं। सही। जब उन्होंने लोगों को फोक टेल्स सुनाई और फिर बाद में रिपीट करने को कहा, तो लोगों ने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं सुनाए। उन्होंने कहानी को अपनी समझ और पुराने ज्ञान के हिसाब से बदल दिया था। इसका मतलब है कि दिमाग एक टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये एक्टिव तरीके से स्कीमा बनाता है। तो इस सब का नतीजा ये हुआ कि 1950 के दशक में एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आई, एक संज्ञानात्मक क्रांति, जिसमें बिहेवियरिज्म को पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि वो भाषा जैसी जटिल चीजों को समझाने में नाकाम रहा। बिल्कुल, भाषा और ग्रामर सिर्फ आदत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं हो सकते हैं। इसमें बहुत डीप इंटरनल रूल प्रोसेसिंग होती है जिसे दिमाग करता है। ठीक है, अब हम दिमाग को सेंटर स्टेज पर तो ले आए, पर मुद्दा ये है कि आखिर हम इस ब्लैक बॉक्स यानी दिमाग के अंदर झांकते कैसे हैं? शोध के तरीके क्या हैं आज के वक्त में? आज मुख्य रूप से 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है लैब एक्सपेरिमेंट्स, जहां केयरफुली कंट्रोल्ड सिचुएशंस में लोगों की मेमोरी और अटेंशन को टेस्ट किया जाता है। दूसरा बहुत एडवांस तरीका है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें स्कैन्स वगैरह होते हैं। हाँ, जिसमें MRI, पेट और EEG स्कैन शामिल हैं। इनसे हम दिमाग के अंदर का ब्लड फ्लो और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। और बाकी 2 तरीके? तीसरा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी लोगों को उनके आम माहौल में ऑब्जर्व करना। और चौथा और सबसे मॉडर्न तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस। AI से याद आया, स्रोत में एक कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर मेटाफर। ये बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग एनालॉजी लगा मुझे, इंसान और मशीन के बीच का फर्क। हाँ, पुराने कंप्यूटर्स मैथ्स और लॉजिकल रूल्स अप्लाई करने में बहुत तेज होते हैं, पर भावनाओं को समझने में या किसी जनरल इंफॉर्मेशन और प्रोसेस करने में वो पूरी तरह जीरो होते हैं। जबकि इंसान की खासियत अलग है। मैं सोच रही थी कि इंसान मैथ्स करने में भले ही धीमा हो, पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, फेस रिकग्निशन और इमोशंस में हम मशीन से बहुत आगे हैं। यही इंसानी दिमाग की पावर है। और आज के जो नए न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे हैं AI में, वो दरअसल इंसानी दिमाग की इस खासियत की नकल करने की ही कोशिश कर रहे हैं, ताकि मशीन्स भी पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। तो एक तरफ इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और AI आ गया है, पर क्या दिमाग को लेकर सभी वैज्ञानिक हमेशा सहमति रखते हैं? मनोविज्ञान के कुछ बड़े सवाल या डिबेट्स भी तो होंगे। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ देखें तो विज्ञान में बहस होना बहुत जरूरी है। स्रोत में कुछ प्रमुख मुद्दों का जिक्र है। सबसे बड़ा मुद्दा है नेचर वर्सेस नर्चर का। नेचर वर्सेस नर्चर, यानी क्या हमारा दिमाग और व्यवहार हमारे जन्मजात गुणों और DNA से बनता है या हमारे माहौल और अनुभवों से? हाँ, एग्जैक्टली यही डिबेट है। और दूसरा बड़ा सवाल है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्ञान हासिल करने का सही रास्ता क्या है। क्या हम तर्क यानी लॉजिक से सच्चाई जानते हैं, जो कि रैशनलिज्म है, या फिर हम अपने अनुभवों और सेंसेस से डेटा गैदर करके सच्चाई तक पहुंचते हैं, जिसे एम्पिरिसिज्म कहते हैं? मुझे लगता है इसका कोई एक सीधा जवाब तो नहीं होगा। मतलब इतने सालों की रिसर्च के बाद दोनों विषयों में सहमति बनी होगी कि कोई एक एक्सट्रीम ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया। आमतौर पर इनका जवाब दोनों का मिश्रण या सिंथेसिस ही होता है। दोनों ही जरूरी हैं। जैसे एक थ्योरी या सिद्धांत बिना एक्चुअल डेटा के खोखला होता है, और सिर्फ डेटा जमा कर लेना बिना किसी थ्योरी के समझ से बाहर होता है। दोनों को मिलाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आखिर में अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें,
तो यही कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो अनंत रूप से दिलचस्प है। हमारा दिमाग सच में एक स्टैटिक मशीन नहीं है, बल्कि लगातार दुनिया से सीखती है और खुद को नई सिचुएशंस के ढालने की कोशिश करती है। सही कहा। कॉग्निटिव साइंस आज सिर्फ साइकोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस और न्यूरोसाइंस के साथ मिलकर दिमाग के उन राजों को खोल रही है जो पहले नामुमकिन लगते थे। और इस सफर में हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे टाइपिंग मिस्टेक्स या रास्ते याद रखना इस मैसिव मेंटल नेटवर्क का हिस्सा हैं। पर जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे क्या होने वाला है। शुरुआत में हमने विलियम जेम्स का जिक्र किया था कि दिमाग और दुनिया एक साथ विकसित हुए हैं। तो अगर हम आगे की सोचें, आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से एक वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल स्पेस में तब्दील हो रही है, जहां फिजिकल रूल्स लागू ही नहीं होते, तो ऐसे में क्या होगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि जब हम 8 घंटे स्क्रीन्स को देखते हैं, जहां फिजिकल दूरी या कॉन्ट्रास्ट के रूल्स अलग हैं। वही सबसे बड़ा सवाल है सुनने वालों के लिए। क्या आने वाले 50 सालों में हमारा दिमाग, हमारी ध्यान लगाने की क्षमता और हमारी मेमोरी इस आर्टिफिशियल दुनिया के अनुकूल होने के लिए किसी पूरे नए तरीके से विकसित होगी? क्या स्क्रीन और डिजिटल फास्ट पेस्ड रियलिटी के साथ हमारे एक नया म्यूचुअल फिट बनेगा? ये सच में बहुत ही विचारोत्तेजक थॉट है जो किसी को भी आगे सोचने पर मजबूर कर देगा। दिमाग का इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि इस डिजिटल एज में शायद किसी नए रास्ते पर चल पड़ा है। इन्हीं रोचक सवालों के साथ इस छानबीन का समापन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से दिमाग को समझने का एक नया और मजेदार नजरिया मिला होगा। आगे भी नई चीजें पढ़ते रहिए और सोचते रहिए कि आपके अंदर का ये सुपर कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है। कीप एक्सप्लोरिंग।